नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। दिल्ली में एक भयंकर और दर्दनाक घटना हुई। रिंकू शर्मा नाम के एक 25 वर्षीय युवक की जिस तरीके से हत्या की गई वो एकदम रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि वो तस्वीरें हैं जो कि आप देख रहे हैं, सीसीटीवी की तस्वीरें, कुछ वीडियो जो कि अब सामने आए हैं। घर से निकाल करके उसको किस तरीके से मारा, गली में खींच करके, घसीट करके जिस तरीके से मारा, इसकी पूरी तरीके से जांच होकर और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अब पुलिस कह रही है वो करेगी। प्रकरण क्या था? प्रकरण यह था कि पुलिस का कहना है कि एक बर्थडे पार्टी के बाद आपसी रंजिश के तहत रिंकू शर्मा और जो अक्यूज्ड हैं, जो अभियुक्त हैं इसमें, उनके बीच में लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद बात हाथापाई इस स्थिति तक पहुंच गई कि रिंकू शर्मा की मौत हो गई। परिवार का कहना है, और यह बताना जरूरी है, परिवार कहती है कि यह सांप्रदायिक हिंसा है। रिंकू शर्मा, राम भक्त रिंकू शर्मा, भगवान राम के लिए रैली निकालता था। इसी चीज को लेकर के जो अभियुक्त थे वो नाराज थे। पहले भी लड़ाई हो चुकी है और उसी के चलते टकराव इस हद तक पहुंच गया कि रिंकू शर्मा को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में 5 अभियुक्त जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिनका नाम है नसरुद्दीन, इस्लाम, मेहताब, जाहिद और ताजुद्दीन, इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कह रही है कि यह मामला अब क्राइम ब्रांच को दे दिया है। पुलिस अभी भी यह कह रही है कि आपसी रंजिश का मामला रहे, इसमें सांप्रदायिक हिंसा का कोई उनको अब तक एंगल नहीं दिखा है। परिवार लेकिन अभी भी कह रही है सांप्रदायिक है मामला। फिलहाल जांच क्राइम ब्रांच के पास चली गई, फोरेंसिक्स की टीम वहां आ गई है, सब जांच वगैरह चल रही है। लेकिन इन तथ्यों से अलग और ऊपर हटके ऐसे लग रहा है कि रिंकू शर्मा को इंसाफ दिलाना उद्देश्य नहीं है। कल से हम देख रहे हैं, फ्राइडे से, शुक्रवार से हम देख रहे हैं कि पूरा जोर अलग अलग मंचों पर यह कहने का है कि वो चुप क्यों हैं, वो अपनी चुप्पी तोड़ें, उस इकोसिस्टम वाले क्यों नहीं बोल रहे। ये रिंकू शर्मा को इंसाफ देने की लड़ाई इकोसिस्टम की लड़ाई क्यों बन गई है? उस समय आप क्यों नहीं बोले, फिर उधर वाले चुप्पी पकड़े हुए हैं, लेकिन जब किसी और समुदाय से संबंधित कुछ होगा तो वो बोलेंगे, ये चुप्पी पकड़ लेंगे। दरअसल दिक्कत यह है कि जब आप इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर आप एक आंख बंद कर लेते हैं, फिर आप उसी तरफ देखते हैं, एक ही दिशा में, चाहे लेफ्ट आंख से देखें या राइट आंख से देखें। कंप्लीट पिक्चर आप कभी नहीं देखते। और अगर आप किसी एक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो दूसरा बोलेगा कि देखो तो उनके वाले, उनकी बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि देखो तो उनके वाले। और अगर किसी की बात नहीं करेंगे तो आजकल तो एक नया चलन चला है, ये तो मंकी बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस करता है। बैलेंस में क्या खराबी? बैलेंस मतलब दोनों आंख खोल करके देखना, इकोसिस्टम से ऊपर उठ के देखना, क्योंकि सच्चाई वही है, किसी एक इकोसिस्टम में नहीं। पूरी पिक्चर देखेंगे तो आपको एक इंफॉर्म्ड ओपिनियन मिलेगा। तो रिंकू शर्मा की लड़ाई, आज मुकाबला में हम बात करेंगे रिंकू शर्मा को इंसाफ दिलाने की लड़ाई इकोसिस्टम्स की लड़ाई क्यों बन रही है। क्या यह रिंकू शर्मा और उसके परिवार के साथ नाइंसाफी नहीं है? आइए इस पर चर्चा करने के लिए हम स्वागत करते हैं महेश वर्मा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सलमान निजामी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, अश्विनी दुबे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं और प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बेहद जरूरी डिबेट है जो हम यहां पर कर रहे हैं मुकाबला में। शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए आप सबको 1-1 मिनट का समय दिया जाएगा। राघव चड्ढा, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए संकेत जी, बात बड़ी स्पष्ट है कि दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार के अंडर आती है, और दिल्ली पुलिस, जिसका एक कर्तव्य है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो दिल्ली में, वो सीधा गृह मंत्री अमित शाह जी को रिपोर्ट करता है। आज स्थिति ऐसी हो गई है, मैंने इनकी रिंकू शर्मा जी की माता जी का और उनके भाई का बयान सुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने जय श्री राम का नारा बुलंद किया, इस वजह से उनकी हत्या हुई है।
और ये बेहद चौंका देने वाली और डर पैदा करने वाली बात है। और मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम हिंदुओं का वोट लेते हैं, आज उनके राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी आज बंगाल में क्यों प्रचार कर रहे हैं? आज वो यहां आकर उनके घर वालों से, उनके परिजनों से क्यों नहीं मिलते हैं? आज अभी तक पुलिस कमिश्नर वहां पे क्यों नहीं गए हैं? और अगर जय श्री राम का नारा हिंदुस्तान में बुलंद नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में बुलंद होगा? क्या इसके लिए दिल्ली के लोगों ने भाजपा को वोट दिया था कि यहाँ पे जय श्री राम का नारा भी ना बुलंद हो सके? भारतीय जनता पार्टी के शासन में ना हिंदू सुरक्षित है, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, कोई धर्म का व्यक्ति भाजपा के राज्य में सुरक्षित नहीं है। और गृह मंत्री जी को ठीक है, उनके परिवार राघव चड्ढा, ठीक है, 1 मिनट का आपका शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। महेश वर्मा जी, प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। संकेत जी, इको या राजनीति या अवसरवादिता या इसको शर्मसार करते हुए बयान से पहले अगर दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या के बाद कोई चीज अगर शर्मसार हुई है तो इंसानियत शर्मसार हुई है। रिंकू शर्मा का भाई ये सोच के मुख्यमंत्री के दरवाजे पे नहीं गया था कि उसको हिंदू और मुसलमान में बांट देंगे ये लोग। वो ये कह देंगे कि ये भाजपा का राज है और हिंदुओं की अगर हत्या होती है तो उसके लिए वो जिम्मेवार है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिम्मेवार नहीं है। शर्मसार तो इंसानियत हुई है यहाँ पे। अगर इन लोगों की इसी तरह के लाश के ऊपर राजनीति करनी है तो ये आई ओपनर का काम करेगा ये घटना। और भाजपा इसके ऊपर चुप नहीं रहेगी, खामोश नहीं रहेगी, क्योंकि जो लोग इनके पोषित होते हैं, जो लोग, या वो ताहिर हुसैन हो या अमन अल्लाह खां हो या सरजील इमाम हो या उमर शरीफ हो, जो कोई भी हो, जिसके ऊपर ये, जो इनके पोषित है उनके ऊपर ये ठीक है, कभी कुछ बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं उससे ये तार जुड़ रहा है। जी, महेश शर्मा जी, आपका 1 मिनट पूरा हो गया। सलमान निजामी साहब, आपका 1 मिनट। देखिए, जैसे आपने इकोसिस्टम की बात की, मुझे भी हैरानगी होती है कि देश में ऐसे हालात पैदा क्यों होते हैं कि जब भी कोई चाहे रेप केस होता है, चाहे लिंचिंग होती है, उसको धर्म का रूप दिया जाता है। मुझे लगता है कि एक्यूज जो है, जो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और साफ बात यह है कि अगर हमने सबने पूरे देश के, अगर आप मुसलमानों की बात करें, किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, एंडोर्स नहीं किया। हम सब कहते हैं कि चलिए ठीक है, अगर ये पुलिस ने कहा है कि ये कम्युनल एंगल इसको नहीं देना चाहिए, हम चाहते हैं उसको पनिश करिए, जो भी कल्प्रिट्स हैं उसको सजा देनी चाहिए, तो आप इसको हिंदू और मुसलमान के एंगल ना दीजिए और अपनी राजनीति ना करिए इस पे। ऐसे कई ऐसे मामले हैं, चाहे रेप केस होते हैं, वहां राम मंदिर के जगह पे एक प्रीस्ट ने जो है रेप किया एक महिला का। हमने तो नहीं कहा कि पूरे हिंदू जो है वो गलत है या पूरे मुसलमान जो है वो गलत है। इसको धर्म का बिल्कुल एंगल नहीं देना चाहिए। जो कल्प्रिट है उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ठीक है, अश्विनी दुबे जी, आपका 1 मिनट। संविधान का अनुच्छेद 25 से 27 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और इस देश के नागरिकों को विवेक की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता और अभ्यास करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। ऐसे समय पर यह जो ब्रूटल मर्डर हुआ, आई विटनेस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगर वो आई विटनेस कह रहा है कि इसको रिंकू शर्मा की हत्या इन कारणों से हुई, तो पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उसे इग्नोर नहीं कर सकती है। ये कानून है और ये कानून है कि पुलिस जांच का जो दायरा होगा, जो वहां पर इनक्रेडिबल एविडेंसेस होंगे, उन एविडेंसेस के इर्द गिर्द ही घूमेगा और फैमिली मेंबर्स अगर उसके आई विटनेस हैं तो पुलिस उस थ्योरी को इग्नोर नहीं करेगी और अपने इन्वेस्टिगेशन में उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप चारों का शुरुआती वक्तव्य हमने सुन लिया। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो चर्चा फिर से जारी रखेंगे और सवाल फिर वही पूछेंगे कि रिंकू शर्मा को इंसाफ दिलाने की लड़ाई ये इकोसिस्टम की लड़ाई क्यों हो गई है। और ऐसा ना समझे कि कोई एक इकोसिस्टम दूसरे से बेहतर है, सब वही करते हैं, एक आंख बंद करके अपने वर्जन की सच्चाई दिखाने की कोशिश। एक ब्रेक के बाद अभी लौटते हैं।
तो मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। मैं राघव चड्ढा से शुरू करना चाहता हूं। राघव चड्ढा, आपकी पार्टी ने ये बोला, मैंने बयान देखा कि कोई भी समुदाय, किसी भी धर्म के लोग सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन आरोप आम आदमी पार्टी पर भी ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अखलाक के मामले में तो तुरंत वहां जाने को तैयार हो गए, अब की ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए संकेत जी, ये बार बार इसी सवाल को पूछने का प्रयास भाजपा करती है। मैं उनको बड़ा सरल जवाब ये देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की वहां की क्षेत्रीय विधायक राखी बिडलानी जिस मिनट ये पता लगा उस दिन से उनके घर पर ही बैठी हैं, पूरी पार्टी वहां बैठी है, आर्थिक मदद से लेकर सामाजिक मदद उनको दे रही है। मुख्यमंत्री जी का निजी कार्यक्रम मेरे पास नहीं है संकेत जी कि कल का क्या कार्यक्रम है, परसों का क्या कार्यक्रम है, लेकिन मैं ये बता दूं, जो लोग इसे धर्म के चश्मे से देखते हैं, मैं उनको ये बता दूं कि जब दिल्ली में इसी प्रकार की अंकित शर्मा जी की हत्या हुई थी तब अरविंद केजरीवाल जी वहां गए थे। राजेश भारद्वाज जी की हत्या हुई थी तब अरविंद केजरीवाल जी उनके घर गए थे। रमेश कुमार जी की हत्या हुई थी तो अरविंद केजरीवाल जी वहां गए थे। अमित कुमार हमारे बुरारी से उनकी हत्या हुई थी तो अरविंद केजरीवाल जी वहां गए थे। डॉक्टर जोगिंदर चौधरी हो या चरण सिंह जी हो, जब उनकी हत्या हुई थी तो अरविंद केजरीवाल जी वहां गए थे। एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपको सौंप दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग आज विजिट पे सवाल उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि कानूनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दो लोगों की है। एक तो देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और दूसरे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। दोनों में से एक भी व्यक्ति अभी तक वहां नहीं गया। गृह मंत्री जी शायद बंगाल के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, पुलिस कमिश्नर जी न जाने कौन से काम में व्यस्त हैं। प्रशासनिक जिम्मेदारी और राजनीतिक जिम्मेदारी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दोनों के जो मुख्य लोग हैं वो नहीं गए हैं, पल्ला झाड़ लिया इस पूरी वारदात से। क्यों नहीं गए? ये सवाल, ये जवाब ले लेते हैं। महेश वर्मा जी, आप जवाब देंगे? राघव चड्ढा जो सवाल पूछ रहे हैं। जी जरूर देंगे। अगर राघव चड्ढा जी को इतनी तो समझ आती है ना कि एक विधायक हैं, एक उनकी कुछ जिम्मेवारी है, उनकी बातों से दंगा फसाद हो सकता है दिल्ली में। जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह की बातों को रिंकू शर्मा की हत्या से जोड़कर कही जा रही है कि अब इस राज्य में या दिल्ली में जो है अब हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये मजाक है? मैं जिस चीज को पूछना चाह रहा था उसका तो आपने इनसे सवाल नहीं किया कि आखिर में उसका भाई जब मुख्यमंत्री के दरवाजे पर गया, मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, मैं राघव पर गृह मंत्री जी क्यों नहीं गए, इसका भी जवाब लग गया तो दे दीजिए। आज कोई आदमी अगर पीड़ित है, विक्टिम है, उसके भाई की हत्या हो गई, नृशंस हत्या हुई, आपके पोषित गुड्डों ने मारा, आप कह रहे हैं कि हमारे किसी आदमी ने वहां जाने की जरूरत नहीं महसूस करी। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आदेश गुप्ता जी ने 5 लाख रुपए की चेक दी, उसके घर गए, उसके घर को बीजेपी के लोगों ने संभाला। गृह मंत्री जी क्यों नहीं गए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। महेश वर्मा जी सुन लो, अगर थोड़ा गृह मंत्री जी या पुलिस शर्म बची हुई है, अगर इस बात पे अभी तो और भी लज्जित होने का इस मामले में और छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, लज्जित होने का मौका आएगा। लज्जित हमें कर दीजिएगा, लज्जित रोज करिए आप हमें, लेकिन गृह मंत्री जी क्यों नहीं गए, इस पे जवाब बोलिए। सुनिए, अगर या तो आप बोल लीजिए या हमें बोलने दीजिए। अरे जब संकेत जी ने सवाल पूछा आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे, एकदम उसी का मैं कह रहा हूं, मैं इधर उधर नहीं भटक रहा हूं, मैं साफ पूछ रहा हूं एक एक करके। एक मुख्यमंत्री बता दीजिए कि क्या उसका कर्तव्य बनता नहीं है जब उसका भाई गृह मंत्री जी क्यों नहीं गए, बता दीजिए। मुख्यमंत्री के दरवाजे पे खड़ा हुआ। अरे चलो, मैं कह रहा हूं कि गृह मंत्री नहीं गए, वो छोड़ दो। एक वो अनजान था ना इस बात से कि मुख्यमंत्री उसका हिंदू और मुसलमान के बीच में बटा हुआ है। पुलिस किसको, हिंदू और मुसलमान के बीच में जहां का मुख्यमंत्री बटा हो, पुलिस किसके उसको अंडर क्या अधिकार है उस पद पे रहने का, मैं पूछता हूं। आज इसको कॉम्युनल चश्मे से देखने का काम नहीं किया जा रहा है। आज कहां गए वो सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल है, जो अपने अवार्ड वापसी करते हैं, जो कॉम्युनल इसी चीज का तो मैं महेश जी इंतजार कर रहा था कि आप ये बोले और मैं ये सवाल पूछूं कि बिल्कुल इसी किसी नहीं, एक सेकंड महेश जी, नहीं संकेत जी पूरा बोलिए। महेश जी, जय श्री राम का नारा लगाने वाला राम भक्त की हत्या होती है तो ये कहा जाता है कि भाई ये तो भाजपा का राज है और ये हिंदुओं का राज। अगर हिंदुओं की हत्या होती है तो इसके लिए भाजपा जिम्मेवार है, ये कहा जाएगा। अब यही बची हुई है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर ये मामला, एक सेकंड महेश जी, अगर ये मामला पंजाब में हुआ होता, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल नहीं पूछते? अगर ये मामला राजस्थान में हुआ होता
तो आप ये सवाल अशोक गहलोत से नहीं पूछते। इसीलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल तो से हम लाजमी पूछ रहे है हैं दिल्ली कि में जिस अगर दरवाजे पुलिस पे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है तो ये सवाल साकेत केंद्र सरकार जी- से पूछा जाएगा। साकेत जी, दिल्ली उससे पुलिस बड़ा किसको सवाल- रिपोर्ट नहीं, करती नहीं, है? नहीं, आपको कहीं इस बात को दिल्ली पुलिस झकझोरती किसको नहीं है रिपोर्ट बात। करती है? नहीं, महेश जी, आपको शायद आपको इस बात को संविधान नहीं की जानकारी झकझोरती नहीं है। एक एक करके शायद सुनिए, कानूनी सुनिए, व्यवस्था की सुनिए, जानकारी नहीं एक है। मिनट, मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। संकेत जी, मुझे चलिए, ये ले बता लीजिए। दीजिए कि आपको इस बात को, ये बात मेरी क्या, इस बात से आपको अंदर जो है आपका कहीं ये जमीर आपको झकझोरता है या नहीं कि मुख्यमंत्री के दरवाजे पे उसका भाई अरे रोता भाई, बिलखता कहाँ हुआ चले जाता है और वो संकेत जी, मुख्यमंत्री ये कहता है संकेत कि जी, भाई संकेत ये जी। तो- किसी भी दर से अगर एक तकलीफ में परिवार अगर जाता है किसी के पास और वहां से अगर खाली भी हाथ मुख्यमंत्री, लौटे तो वो भी जाहिर सी बात मुख्यमंत्री है एक के पास। मायूसी होगी इस परिवार में। इसका तो कोई, इसमें तो कोई मना कर ही नहीं सकता। मेरा संकेत मेरा जी, सवाल है ना, दूसरा है और राघव चड्ढा मैं वापस इंसानियत आपके पास ऐसे- आता हूं। आपको नहीं इंसानियत लगता है कि से उतार हो नहीं रहा। दुर्भाग्यवश आज ऐसे वक्त में जब महेश वर्मा और राघव चड्ढा और अश्विनी दुबे और सलमान निजामी को एक साथ खड़े होकर के हाथों में हाथ मिला करके आपको रिंकू शर्मा के परिवार के लिए इंसाफ की मांग करनी चाहिए थी। उस समय ये इकोसिस्टम की लड़ाई चालू हो गई, तुरंत, एकदम तुरंत इकोसिस्टम की लड़ाई। 4 नाम उन्होंने गिना दिए। अभी महेश वर्मा जी ने कहा कि वो लोग चुप क्यों हैं। अब दिक्कत यह है कि वो लोग जिनका जिक्र हो रहा है वो लोग जब शोर मचाएंगे तो इधर वाले चुप हो जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है इकोसिस्टम कि देश का दुश्मन है कि नहीं, आप मुझे ये बताएं। मुझे लगता है कि आपके पैनल पे मौजूद हर प्रवक्ता, मैं भी, भाजपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और जो कमेंटेटर हैं वो भी, हम सब एक साथ होके ये बात तो जरूर कहते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और जो भी दोषियों ने सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आज, क्या नहीं, मैं तो ये कह ही रहा हूं, बाकी लोग अगर नहीं भी कह रहे, मेरी तो ये मांग है ही है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि क्या 10 घटनाओं को आप लोगों ने अंजाम दिया इस तरह के। मैं बात बोल रहा हूं संकेत जी, मैं अपनी बात रख लूं। मैं ये कहना चाह रहा था एक करके, पहले राघव चड्ढा, महेश जी मैं राइट टू रिप्लाई दूंगा आपको। राघव, देखिए, इसके साथ साथ न्याय की मांग तो हम सब कर रहे हैं और मैं तो आपके सामने कह रहा हूं न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी जिसकी है, क्या आज हम उनसे सवाल भी नहीं पूछें? दिल्ली की जनता ने अगर पूर्ण बहुमत से 7 लोकसभा सीट देकर माननीय गृह मंत्री जी को गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो क्या इसलिए बनाया कि आज हम दिल्ली में जय श्री राम का या देश में जय श्री राम का नारा नहीं बुलंद कर सकते? और अगर ये लोग कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं है, गृह मंत्री जी नहीं गए, खुद कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता की नहीं गए, क्या कर लोगे? मैं ये कहता हूं कि दिल्ली पुलिस आप हमें दे दो, फिर देखो अगर कोई जय श्री राम का नारा बुलंद करने वाले किसी भी शख्स के साथ ऐसी कोई घटना हो जाए, हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको आजादी मिलेगी। ऐसी बिल्कुल अब देखिए, इसमें आप पे भी आरोप लगेंगे राघव चड्ढा जी कि इसमें आप अपनी एक पुरानी मांग आपने डाल दी कि दिल्ली पुलिस हमें दे दो। दिक्कत यही है ना कि ये खट से और मुद्दे जोड़ दिए जाते हैं। ये एनडीटीवी को माध्यम अगर इनसे नहीं संभल रहा, कि आप इसके जरिए एक कम्युनल, एक सांप्रदायिक विद्वेष आप फैलाने का काम मत करिए प्लीज। तो हमें सौंप दो, हम रक्षा करेंगे, हमें दो, हम रक्षा करेंगे। और मैं ठीक है महेश वर्मा जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, सलमान निजामी के पास जाना चाहता हूं। हो रही है और ये हालात अगर दिल्ली में आ गए हैं या देश में आ गए हैं, महेश तो भाजपा की सरकार है, भाजपा जिम्मेदार है। राघव, हमने आपकी बात सुन ली, राघव आपकी बात सुन ली। महेश जी, इससे पहले मैं आपको राइट टू रिप्लाई दूं, सलमान निजामी के पास जाना चाहता हूं। सलमान निजामी, इससे पहले कि हम अपने मुकाबला का टॉपिक आप लोगों की बातचीत में कहीं खो जाए, मैं उसको वापस फिर से लाना चाहता हूं और सवाल फिर से वही पूछूंगा। ऐसा क्यों होता है कि एक इकोसिस्टम एक वक्त में चुप हो जाता है और दूसरा इकोसिस्टम दूसरे वक्त में चुप हो जाता है? ये एक आंख बंद करके देखने की जो बीमारी, लाइलाज बीमारी जिसकी कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, क्या यह सबसे बड़ी समस्या नहीं बन गई है? पूरे समाज को बांट करके रख दिया है इन इकोसिस्टम्स ने, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं और ये लिंचिंग्स के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसमें समझने की बात है। जब आप किसी भी ऐसे एक्ट को, क्रिमिनल एक्ट को पॉलिटिसाइज करते हो, शील्ड करते हो, आपने अखलाक खान का कत्ल देखा, वहां लिंचिंग हुई और भाजपा के एक मंत्री वहां उसको तिरंगे का जो है ऊपर से बिछा के उसको ऑनर किया उसको, और एक तरफ परिवार जो है इंसाफ की मांग कर रहा था और दूसरी तरफ उसके कातिल को ऑनर किया जा रहा है। और इसी तरीके से दिल्ली का जो ये हादसा है, मैंने पहले भी कहा कि जो ये रिंकू शर्मा है,
हमारा छोटा भाई है, अगर उसका कत्ल हुआ है, उसके कातिलों को सख्त से सख्त सजा दीजिए। लेकिन आप क्यों चाहे आप नहीं, लेकिन सलमान जी आप मुझे बताइए कि एक इकोसिस्टम चुप क्यों है? क्यों ऐसा है कि जो लोग मुखर होकर के बोलते हैं अखलाक के लिए या पहलू खान के लिए, जो लोग मुखर होकर के बोलते हैं, वो पूरा इकोसिस्टम चुप क्यों है? अभियुक्तों के नाम लेने में क्या शर्म? ये तो एफआईआर में है, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि नहीं इस समुदाय विशेष के लिए ना बोला जाए, इसीलिए इकोसिस्टम से लोगों को नफरत होती है। भाजपा ने और फिर लोग गाली देते हैं जो लोग बैलेंस करके चलते हैं, पूरी कंप्लीट पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे हमारी राजनीति इतने नीचे स्तर पे गिर चुकी है कि भाजपा कहती है कि भाई हम अगर रिंकू शर्मा के साथ हैं, कोई और तो नहीं है, हम सच्चे हिंदू हैं, दूसरे जो हैं वो गलत हिंदू हैं जो इनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं। ये क्या आपका ये मेंटेलिटी क्या है? और सब अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम इंसाफ चाहते हैं। मैं कांग्रेस का हूं, मैं कहता हूं इंसाफ चाहते हैं। किसने बोला कि हम उसके साथ नहीं है? सब तो हैं उसके साथ, पूरे देश में लोग जो है चाहते हैं। किसी तो सवाल ये है कि जो स्वाद अनुसार, नमक अनुसार, तिरंगे की रैली समय अनुसार ये जो इकोसिस्टम चुप पकड़ लेते हैं और दूसरा वाला बोलने लगता है, ये घूम घूम के करना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। समाज को बांटने में इसकी एक अहम भूमिका है। अश्विनी दुबे, ये आरोप कांग्रेस पर भी लगते रहे हैं। संकेत उपाध्याय साहब, संप्रदायवाद, कट्टरवाद, धर्मवाद, भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, ये रूट कॉज हैं हर प्रकार के इकोसिस्टम के। जिस इकोसिस्टम की हम यहां पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल अभी तक इकोसिस्टम पे डिबेट ही शुरू नहीं हुई। रिंकू शर्मा को जिस कट्टरवाद की वजह से मारा गया, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। हम प्रॉब्लम पर तो चर्चा कर रहे हैं, और रिंकू शर्मा की मौत के बाद जो राजनीति हो रही है, उसका नाम इस्तेमाल करके ये बोला जा रहा है कि वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। हम बीमारी की तो चर्चा कर रहे हैं संकेत उपाध्याय साहब, पर इलाज की चर्चा नहीं कर रहे हैं। डिबेट होना चाहिए सोसाइटी में, रूट कॉज को समझना चाहिए कि प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट का क्या है दो समुदायों के बीच में। और अश्विनी दुबे जी, आपको मानना पड़ेगा कि एक इकोसिस्टम राइट विंग का भी है। एक इकोसिस्टम अगर हम एक समुदाय विशेष के लिए बात करता है, तो एक इकोसिस्टम कल से लगा हुआ है रिंकू शर्मा ये बताने के लिए कि रिंकू शर्मा हिंदू है और रिंकू शर्मा के साथ नाइंसाफी हुई है और कुछ लोग चुप हैं। आपको रिंकू शर्मा को इंसाफ दिलाना ही नहीं, आप तो लोगों की खामोशी के बारे में बात किए चले जा रहे हैं। कानून रिएक्टिव मेजर होता है। कानून को समझना यह चाहिए कि एक ऐसा डिबेट सोसाइटी में हो, क्योंकि हम इस देश में एक संविधान के तहत, एक डेमोक्रेसी के तहत, एक सिस्टम के तहत काम करते हैं। इस देश में विभिन्न धर्म, पंथ, समुदाय और जातियों के लोग रहते हैं। अगर हमें रूट कॉज को निकाल करके सामने कॉलेज में, स्कूल्स में, टीवी डिबेट्स में डिस्कशन होगा कि आखिर में इस दो समुदायों के बीच में, दो जातियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है, और जब तक हम उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह पर ओपन डिस्कशन नहीं करेंगे। अब देखिए, कानून बन जाता है, बहुत डिटरेंट कानून बन गया। आसिफा के रेप और मर्डर के बाद देश में पॉक्सो एक्ट में बड़ा डिटरेंट कानून बन गया, लेकिन क्या वो कम हुआ? क्या हम अखबारों में, टीवी चैनल में देखते हैं? नहीं, क्योंकि हमने रूट कॉज को नहीं समझा। अब आप देखिए, निर्भया केस के बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमूलचूल परिवर्तन हुए। तमाम रेप की डिफिनीशन से लेकर, गैंग रेप की डिफिनीशन से लेकर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसको पोषित कर दिया गया। लेकिन क्या उस भय के डर से उस तरह के रेप कम हुए? नहीं, क्योंकि हमें बचपन से हम भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश करते हैं, हम जो कि जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो गलत है उसको गलत नहीं बोलते और जो सही है उसको सही नहीं बोलते हैं, या अपने चश्मे से करने की कोशिश करते हैं। और वो बचपन से ही हमें शुरू करना पड़ेगा। पाठ्यक्रम जब स्कूलों में पढ़ाई हो तो पाठ्यक्रम घोषित किया जाए। उस राघव चड्डा के पास आना चाहता हूं जी। राघव चड्डा, नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी हद तक जो अभी तक बात हुई है उन सारी बातों से एग्री करता हूं, और इस बात का भी समर्थन करता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ इकोसिस्टम्स हैं संकेत भाई जो निकल कर आते हैं। और जो आपने शुरुआत में एक बड़ी अहम चीज बोली कि लेफ्ट आंख से देखना और राइट आंख से देखना, कुछ चीजों को राइट आंख से देखा जाता है, कुछ चीजों को लेफ्ट आंख से देखा जाता है, और इस प्रकार के संवेदनशील बेहद सेंसिटिव मुद्दों को इस प्रकार से उछाला जाता है, उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम भी किया जाता है। लेकिन ये कहते कहते हमें एक बड़ा फाइन बैलेंस बनाना होगा।
और एक बड़ी टाइट रोप पे चलना होगा कि जहां तक हम इसका राजनीतिककरण ना करें, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की और राजनीतिक जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की किसकी है, उससे भी सवाल करें। ये दोनों चीजें अलग हैं, अगर आप इनको मिलाकर देखेंगे, क्योंकि ये बड़ी फाइन लाइन है, ये अक्सर चीजें मिल जाती हैं। इन दोनों को अलग करके, राजनीति को परे करके, लेकिन राजनीतिक जिम्मेदारी और प्रशासनिक जिम्मेदारी जिस सत्तारूढ़ पार्टी की है, जिस नेता की है, जिस मंत्री की है, उस पर तो सवाल उठेंगे ही। अगर सवाल ही नहीं उठेंगे तो लोकतंत्र किस बात का, सवाल ही नहीं उठेंगे तो जनतंत्र किस बात जवाब दिया आपने, परिपक्व जवाब है। महेश वर्मा का राइट टू रिप्लाई इस पे लेना पड़ेगा ब्रेक लेने से पहले। जी वर्मा जी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुझे ये बता दीजिए संकेत जी कि प्रशासनिक, राजनीतिक और अपनी ढोल, अपनी राग, ये सब आलापने के बजाय मैं पूछता हूं कि इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। आपकी इंसानियत क्या मर गई? मुनीरका में घटना घटती है तब आप चुप होते हैं, ताहिर हुसैन गलत होता है तो चुप होते हैं, शाहीन बाग में कुछ होता है तो आप चुप होते हैं। क्या बातें हो रही हैं? आपका कोई सर पैर है इन बातों का संकेत भाई? कौन चुप रहता है? आप जो बोले हैं मैं आराम से सुना हूं। आपने 10 झूठ बोली है, 10 लोगों की ऐसी बात बताई है जिसका कोई बेसिर पैर नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं राघव जी कि आप मुझे बताइए कि आज जय श्री राम बोलने वालों के लिए आप ये कहेंगे कि भाजपा के राज में हिंदुओं की हत्या हो रही है, आप ये उकसावे वाली राघव चड्ढा और महेश वर्मा, आप इस तरह के संप्रदाय। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे अभी रुकना पड़ेगा। महेश वर्मा और राघव चड्ढा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, यहां पर शोर मीटर बच गया है। देखिए ये इकोसिस्टम्स जान लीजिए, एक आंख बंद करके मत देखिए, क्योंकि फिर एक ही किस्म का सच दिखेगा और वो झूठ होता है, वो पूरी तरीके से सच नहीं होता। कंप्लीट पिक्चर देखनी है तो चश्मा साफ रखिए, और चश्मा नहीं पहनते कम से कम आंख खोल लीजिए, कंप्लीट पिक्चर देखिए। इकोसिस्टम्स के झांसे में मत आइए, ये अपनी रोटी सेकते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। और मैं मानता हूं ऐसे करोड़ों लोग हैं इस देश में जो कि इकोसिस्टम्स का हिस्सा नहीं है। रिंकू शर्मा को इंसाफ इकोसिस्टम नहीं दिला सकता। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। दुबे जी, क्या बिल्कुल भी जरूरी नहीं है पूरी पिक्चर देखना, दोनों आंख खोल करके देखना? और आपको नहीं लगता ये सबसे ज्यादा नाइंसाफी है रिंकू शर्मा के साथ? नहीं, बिल्कुल संकेत उपाध्याय साहब, मैं तो इस बात के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आपको साधुवाद देता हूं कि आपने रूट कॉज को जानने के लिए एक सार्थक बहस किया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपकी उस सोच में थोड़ी सी और अपनी बातों को डाल के और आगे बढ़ाने के लिए, होता क्या है, हम बचपन से भ्रष्टाचार होता है देश में, लेकिन उस भ्रष्टाचार को हम बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। अलगाववाद की बात होती है लेकिन हम उस पर नहीं पढ़ाना चाहते। जब कभी इस तरह की बात होती है, एक विचारधारा की लड़ाई जब समाज में शुरू होती है, कहीं ना कहीं आप भी किसी विचारधारा से प्रेरित हैं, हम भी किसी विचारधारा से प्रेरित हैं, परंतु आज जब हम एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं, किसी कल्पना की बात कर रहे हैं जहां प्रोग्रेसिव समाज की बात कर रहे हैं, एक सतत विकासशील समाज की बात कर रहे हैं, उस समय अगर हम आज इस इकोसिस्टम को लेकर के और कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो आने वाले दिनों में यह बहुत मुश्किल हो। इसलिए जरूरत है कि स्कूल्स में, कॉलेज में, टीवी चैनल्स में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के चर्चा शुरू हो और दोनों समुदायों के, दोनों इकोसिस्टम के जो भी लोग हैं, जो समाज के अग्रणी लोग हैं, वो सामने आए। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और दोनों इकोसिस्टम के लोगों को एक दूसरे के पूजा करने के अधिकार को सम्मान करना होगा। सलमान निजामी जी का मैं उम्मीद कर रहा था कि हो सकता है वो थोड़ा बैलेंस बोलेंगे, वो भी अखलाक की बात लेकर के आगे, तो हम इकोसिस्टम को नहीं समझ रहे। राघव चड्ढा जी की बात मैं सोच रहा था, वो भी उसी इकोसिस्टम को, लेकिन आपने जो मुहिम शुरू की या जिस बात पर आपने सार्थक चर्चा शुरू की, उसको आगे बढ़ाने का हम सबका एक कर्तव्य बनता है। वो कर्तव्य कैसे होगा? जब ओपन माइंड के साथ हम आएंगे और रूट क्लॉज के कॉन्फ्लिक्ट को बात। रिंकू शर्मा को किस वजह से मारा गया, अगर वो रूट कॉज पता चलता है, उस पर बहस होती है, तो निश्चित तौर पर हम एक सार्थक इकोसिस्टम देश में स्थापित करेंगे जो बैलेंस्ड होगा, जो प्रोग्रेसिव होगा, जो दोनों, तीनों, चारों, पांचों समुदायों को साथ लेकर के चलना होगा। और इसी बात पर आज जरूरत है और आप धन्यवाद के पात्र हैं।
ठीक है, ठीक है। अश्विनी दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मुकाबला जारी रहेगा। देखते रहिए एनडीटीवी। संविधान का अनुच्छेद 25 से 27 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और इस देश के नागरिकों को विवेक की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता और अभ्यास करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। ऐसे समय पर यह जो ब्रूटल मर्डर हुआ, आई विटनेस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगर वो आई विटनेस कह रहा है कि इसको रिंकू शर्मा की हत्या इन कारणों से हुई, तो पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उसे इग्नोर नहीं कर सकती है। ये कानून है और ये कानून है कि पुलिस जांच का जो दायरा होगा, जो वहां पर इनक्रेडिबल एविडेंसेस होंगे, उन एविडेंसेस के इर्द गिर्द ही घूमेगा और फैमिली मेंबर्स अगर उसके आई विटनेस हैं तो पुलिस उस थ्योरी को इग्नोर नहीं करेगी और अपने इन्वेस्टिगेशन में उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा।